बुरी तरह स्टेप किया गया है। खून के खतरे वाज बेसन तक जा रहे हैं। जाहिर होता है कि कातिल और मकतूल के दरमियान काफी हाथापाई हुई थी और यकीनन कातिल को भी जख्म लगा है। ये खून के खतरे उसी के हो सकते हैं। खून के धब्बों पर जूतों के निशानात भी हैं, मगर ये अंदाजा नहीं हो रहा कि ये दोनों मुख्तलिफ जूते हैं या एक ही पेयर है। पापा, तुम एक काम करो, शवाहिद इकट्ठे करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पापा। मेरे सामने लैब रिपोर्ट से तस्दीक हो गई है कि जाए वारदात से दो मुख्तलिफ किस्म के खून मिले थे। मकतूल का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, जबकि जाए वारदात से ओ नेगेटिव टाइप का ब्लड भी मिला है, जो यकीनन कातिल का हो सकता है। ये रही लैब रिपोर्ट। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मकतूल का बेटा भी तो उस रात घर पर ही था ना? उसका बयान लिया आप लोगों ने? जी मैडम, ये मकतूल के बेटे बिलाल के स्टेटमेंट की कॉपी है। उस बच्चे का कहना है कि वो तो अपने कमरे में सो रहा था कि कुछ आवाज़ों के शोर से उसकी आंख खुल गई। तूने मुझे नहीं बचाया। अगर मेरे पास है ना, हलाल करके रख दूं तुझे। क्या मतलब? मुझे डराएगा मेरे घर में? हाँ, तुझे डराऊंगा। तुझे मार भी सकता हूँ। मेरा तो छोटा सा बेटा है। छोड़ो! इससे टकराने का मतलब जानते हो? बहुत ऐसे वो इस कदर दहशत ज़दा हो गया कि कमरे से बाहर नहीं निकल पाया। जो आवाजें आ रही थी उनमें से एक आवाज मेरे पापा की थी और दूसरी आवाज मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर नजम फरीद की लग रही थी। आपके पापा का अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा था क्या? इन दिनों पापा बहुत परेशान थे। पापा ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। आपकी वालिदा कहाँ है? उन दोनों को तो तलाक हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे भाई के कातिलों को जरूर पकड़िएगा। मेरा बच्चा यतीम हो गया। देखिए खातून, आप सब्र करें, हौसला रखें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भाई का कातिल जल्द गिरफ्तार हो जाए। वैसे आपको किसी पर शक है क्या? इंस्पेक्टर साहब, शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर यास्मीन का भाई नदीम है। वही मेरे भाई का कातिल है। वो मेरे भाई वजाहत को धमकियां दे रहा था। मेरे भाई ने खुद मुझे बताया था कि देखो मोबाइल पे SMS आ रहे धमकियों के। सामना जाए वारदात से हमने मकतूल के कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे, जिन पेपर से पता चलता है कि मकतूल और बिजनेस पार्टनर के दरमियान लेन देन का तनाज़ा चल रहा था। लेकिन मकतूल की साबिका बीवी यास्मीन का भाई नदीम मुराद भी स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है। दरअसल मियाँ बीवी के दरमियान बच्चे की कस्टडी का इशू था और मकतूल ये केस जीत गया था। तो साला मकतूल को मुसलसल धमकियाँ दे रहा था कि अगर बच्चा मेरी बहन के हवाले नहीं किया तो वो उसके साथ बहुत बुरा करेगा। और मकतूल के फ़ोन रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक भी हुई। तो दोनों सस्पेक्ट ज़ेरे हिरासत हैं या सिर्फ अभी उनसे पूछगिछ का ही सिलसिला चल रहा है? मैडम, दोनों अरेस्ट हो गए हैं और थाने में उनसे तफ्तीश की गई है, लेकिन दोनों मजबूत एलिवाई पेश कर रहे हैं। तो तूने अपने बिजनेस पार्टनर की जान लेकर ही छोड़ी,
सर मैं तो 12 अक्टूबर को शहर में मौजूद ही नहीं था सर। मैं तो बाहर और इस्लामाबाद गया हुआ था सर। मैं आपको हर सबूत देने को तैयार हूँ सर। मुझे इस केस में ना तो तूने अपनी धमकियों पर अमल कर दिखाया। वाह, साबिक बहनोई को कत्ल करते हुए तुझे अपने भांजे का भी ख्याल नहीं आया कि वो यतीम हो जाएगा। बोल। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। क्रिमिनल नहीं हूं। और 12 अक्टूबर की रात तो मैं अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गया था। हम 10 बजे गए थे और 12 बजे लौटे थे। इंस्पेक्टर साहब, बगैर ठोस सबूत के इन दोनों को अदालत में पेश करेंगे भी तो इनका वकील इन्हें जमानत पर रिहा करवा लेगा। केस वहीं का वहीं। लेकिन क्या करें मैडम, मजबूरी है। आप तो जानती हैं कि मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना ज़रूरी है और फिर उनका रिमांड भी तो लेना है। वो तो सही है, फिर भी हमें एविडेंस चाहिए। अब इन दोनों सस्पेक्ट्स का भी ज़रा ब्लड ग्रुप टाइप तो चेक करवाएं ताकि हम जान सकें कि जाए वारदात से जो हमें ब्लड टाइप मिली है उससे इनका ब्लड मैच करता है या नहीं। तभी हमारे हाथ में कोई एविडेंस होगा इनके खिलाफ। मैडम, इन दोनों मुल्जिमान में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट कौन लग रहा है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स हैं। दोनों के पास ही कत्ल का मोटिव है। बल्कि अगर मकतूल की साबिका बीवी यास्मीन के भाई ने भी ये वारदात की हो तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि यास्मीन को इस वारदात की प्लानिंग का कोई इल्म ना हो। बल्कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों बहन भाई ने मिलकर ये वारदात की हो। मैडम, मैं यहाँ से मकतूल की साबिका बीवी यास्मीन के घर ही जा रहा हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 393 के तहत डकैती या रेज़नी की कोशिश करने वाले को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। दफा 395 के तहत डकैती या जुर्म साबित होने पर 5 से 10 साल कैद की सजा हो सकती है। दफा 396 के तहत अगर कोई शख्स डकैती के दौरान कत्ल कर देता है तो उसे सजाए मौत, उम्र कैद या फिर कम से कम 10 साल कैद और जुर्माने की सजा होगी। दफा 397 के तहत डकैती या रेज़नी के दौरान खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने या विक्टिम को शदीद जरर पहुंचाने या उसकी मौत का सबब बनने की पादाश में कम से कम 7 साल कैद की सजा होगी। तो कत्ल की इस वारदात की मास्टरमाइंड आप ही ने अपने भाई को उकसाया। कि वो आपके साबिक शौहर को कत्ल करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सब झूठ है और मेरा भाई बेगुनाह है। आपने हम बहन भाइयों को क्रिमिनल समझा हुआ है क्या? यास्मीन साहिबा, साथ ही दुश्मनी पर कत्ल करने वाले रिश्तेदार जरूरी नहीं कि क्रिमिनल भी हो। बच्चे की कस्टडी के मामले पर मकतूल से आपकी दुश्मनी तो थी ना। देखिए यास्मीन साहिबा, मैं आपके औरत होने का बहुत लिहाज कर रहा हूँ और इसीलिए बहुत नरमी से बात कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आप होश में तो हैं? रिलैक्स रिलैक्स, बैठिए। अभी मैंने आपको जाने का नहीं कहा और शायद आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको भी शुबे में गिरफ्तार किया जा सकता है। और थाने में जिस तरह तफ्तीश होती है उसका कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे बहुत दुख है और ये ठीक भी है कि कोर्ट ने बिलाल की कस्टडी वजाहत को दे दी थी, क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद से जुदा होना नहीं चाहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हम दोनों बहन भाई दुश्मनी पर उतर आते। आपके भाई के धमकी आमेज मैसेजेस मकतूल के मोबाइल फोन से मिल गए हैं। नदीम ने 1-2 मैसेजेस अगर गुस्से में कर दिए तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो कातिल है। जिस वक्त वजाहत का मर्डर हुआ उस वक्त नदीम और मैं रेस्टोरेंट में थे। मेरा भाई बेगुनाह है इंस्पेक्टर साहब, आप उसे छोड़ दीजिए। अच्छा ये बताइए कि आपकी तलाक क्यों हुई? हम दोनों के मिजाज नहीं मिलते थे। मुझ में और वजाहत में जमीन आसमान का फर्क था, और वैसे भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस करना नहीं चाहती। वाह, यानी इतनी सी बात पर आपकी तलाक हो गई। तो बेटे की कस्टडी का मामला तो फिर बहुत बड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, आपको मजीद तफ्तीश करनी है ना, तो वजाहत की बहन फातिमा से जाके करें, जो बिलाल की निगरान बनकर वजाहत की जायदाद की मालिक बनने जा रही है। अच्छा, यानी अब आप शातिर मुलजिमों की तरह पुलिस को मिसगाइड भी करेंगे। फातिमा कत्ल क्यों करवाएगी वजह? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि फातिमा खुद काफी दौलतमंद है और उनके शौहर उनके लिए बहुत कुछ छोड़कर मरे हैं। वजाहत के कत्ल का मोहरिक आपके और आपके भाई के पास है। यास्मीन साहिबा, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर फरार होने की कोशिश की तो आप भी अपने भाई के साथ जेल में होंगे। समझ गए आप? चलो। योर ऑनर, वजाहत अली के कत्ल के केस की तफ्तीश के दौरान मकतूल के रिश्तेदारों ने 2 लोगों पर शुबहे का इजहार किया। योर ऑनर, इसी शक की बुनियाद पर इस केस में 2 लोगों को मुल्जिमान नामजद किया गया। कचहरे में खड़े नजम फरीद और नदीम मुराद। योर ऑनर, नजम फरीद मकतूल के बिजनेस पार्टनर थे और दोनों के दरमियान पैसे के लेन देन पर तनाजा चल रहा था। तफ्तीश के दौरान हमें यह भी मालूम हुआ कि इस वारदात से कुछ रोज कबल नजम फरीद का मकतूल के साथ झगड़ा हुआ। इस झगड़े में नजम फरीद ने मकतूल को संगीन नताइज की धमकियां भी दी थी। योर ऑनर, दूसरा सस्पेक्ट नदीम मुराद मकतूल की साबिका बीवी का भाई है। मकतूल की साबिका बीवी और मकतूल के दरमियान बच्चे की कस्टडी के केस पर झगड़ा चल रहा था, और क्योंकि मकतूल की साबिका बीवी बच्चे की कस्टडी का केस अदालत से हार चुकी थी, उसके बाद से नदीम मुराद ने अपनी बहन की साइड लेते हुए मकतूल को धमकी आमेज मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए थे। नदीम मुराद की तरफ से भेजे गए मैसेजेस की हिस्ट्री को चेक करें तो एक मैसेज में इसने यहाँ तक कहा, अगर तुम अपना बेटा मेरी बहन के हवाले नहीं करते तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे। योर ऑनर, इस मैसेज हिस्ट्री की कॉपी अदालत में जमा करा दी गई है। योर ऑनर, अभी तक की तफ्तीश में ये दोनों मुल्जमान ही सस्पेक्ट बनकर सामने आए हैं। दोनों के पास ये कत्ल करने की अपॉर्चुनिटी भी थी और मोटिव भी था। योर ऑनर, पुलिस और इस्तगासा की दरख्वास्त है कि इन दोनों मुल्जिमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर नजम की दफा में पेश होने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। योर ऑनर, कत्ल के केस की तफ्तीश में बुनियादी अहमियत इस बात की होती है कि क्या सस्पेक्ट की जाए वारदात पर मौजूदगी साबित होती है या नहीं। योर ऑनर, पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान मेरे क्लाइंट पुलिस को बता चुके हैं कि वो 12 अक्टूबर को कराची में नहीं इस्लामाबाद में थे। मेरे क्लाइंट बाई रोड गए थे और रास्ते में जहाँ जहाँ से इन्होंने फ्यूल लिया था गाड़ी में, उस फ्यूल पंप की रसीदें और जहाँ कुछ रास्ते में रेस्तोरानों में खाया पिया था, वो सारी रसीदें पुलिस को बतौर सबूत पेश कर चुके हैं। इसके अलावा रास्ते में जहाँ जहाँ मेरे क्लाइंट ने टोल टैक्स अदा की है, उसकी स्लिप्स भी पुलिस को पेश की। योर ऑनर, ये बात दुरुस्त है कि मेरे क्लाइंट का मकतूल के साथ लेन देन का तनाज़ा था और इस मामले पे कुछ रंजिश भी थी, लेकिन मामला इस कदर संगीन नहीं था कि बात खून खराबे तक पहुंच जाती। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को अगर जिस्मानी रिमांड पर दिया गया तो पुलिस इन पर बहीमाना तशद्दुद करेगी और ज़बरदस्ती इनसे एतराफ़ जुर्म करवाने की कोशिश करेगी। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जेल कस्टडी में दिया जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट नदीम साहब की तरफ से पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाजत। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट नदीम साहब जाए वारदात से अपनी अदम मौजूदगी का सबूत पुलिस को पेश कर चुके हैं,
जिस वक्त वजाहत साहब का कत्ल किया गया उस वक्त मेरे क्लाइंट नदीम साहब अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और ना ही कोई फ्रांसिक एविडेंस है। पुलिस ने सिर्फ इनको शक की बुनियाद पर हिरासत में लेके इस केस में गिरफ्तार किया है और उस पर जिस्मानी तशद्दुद करके ज़बरदस्ती उनसे जो ना करते जुर्म कबूल करवाना चाहते हैं। योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करे और इस केस में बेगुनाह मुलज़िमों को गिरफ्तार करने के बजाय जो एक्चुअल कातिल है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मेरा क्लाइंट इस केस के अंदर बेगुनाह है और उसको गलत तरीके से इस केस में इन्वॉल्व किया गया और मेरी रिक्वेस्ट है कि मुलज़िम को जुडिशल कस्टडी किया जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, दोनों मुल्जिमान को पुलिस के हवाले रिमांड पर देना जरूरी है। योर ऑनर, नजम साहब ने पुलिस को ये बताया कि वो बाय रोड शहर से बाहर गए थे। टोल प्लाजा के टिकट्स दिए गए, कुछ रेस्टोरेंट्स की रसीदें दी गई। योर ऑनर, इस बात की तो तस्दीक की जा सकी कि उनकी गाड़ी वाकई में शहर से बाहर गई थी, लेकिन क्या वो गाड़ी खुद चला रहे थे, उस गाड़ी में खुद मौजूद थे, क्या वो खुद उस गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर गए या नहीं, इस बात का ना कोई सबूत है और ना ही तस्दीक की जा सकी। इसी तरह योर ऑनर, नदीम साहब ने पुलिस को ये बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। योर ऑनर, रेस्टोरेंट के लोगों ने हमें ये बताया कि नदीम साहब के नाम से 5 लोगों के लिए एक टेबल जरूर रिजर्व किया गया था और वारदात के रोज उस रेस्टोरेंट के उस टेबल पर 5 लोग मौजूद भी थे। लेकिन उन 5 लोगों में क्या नदीम मुराद साहब भी मौजूद थे? क्या वो भी उस वक्त रेस्टोरेंट में उस टेबल पर थे या नहीं, इस बात की भी तस्दीक नहीं की जा सकी। योर ऑनर, दोनों मुल्जिमान ने जो एलिबाइज पेश की हैं उससे तो ये अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। इसके अलावा योर ऑनर, हमारे पास एक फोरेंसिक एविडेंस है। अगर वो इन दोनों मुल्जिमान के साथ मैच कर गया तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में कामयाबी होगी। योर ऑनर, जाए वारदात से हमें 2 किस्म के ब्लड सैंपल्स मिले थे। एक ब्लड तो मकतूल के साथ मैच कर गया और दूसरा ब्लड सैंपल अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। योर ऑनर, हमें इन दोनों मुल्जिमान का सैंपल लेने की भी इजाजत दी जाए ताकि इस बात की तस्दीक की जा सके कि जाए वारदात पर उस रोज इन दोनों में से कोई एक भी मौजूद था या नहीं। इसलिए अदालत से एक मरतबा फिर दरख्वास्त की जाती है कि दोनों मुल्जिमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। थैंक यू सर। ये अदालत मुल्जिमान नदीम मुराद और नजम फरीद को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इस बात का हुक्म देती है कि वो इन दोनों मुल्जिमान का मेडिकल करवाएं और डीएनए के लिए इनका ब्लड सैंपल्स भी लिया जाए, साथ साथ इनका सीआरओ भी करवाया जाए और इस केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाए। समाअत मुलतवी की जाती है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ है, जो पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। साल रवां के इब्तिदाई 6 माह में इस्लामाबाद के 22 थानों में कत्ल के 42 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि इक़दाम कत्ल की 62 वाक़यात रिपोर्ट हुए। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस ने 2016 के इब्तिदाई 4 माह में कत्ल के 169 मुकदमात दर्ज किए, जबकि 2015 के इसी अरसे में कत्ल के 157 मुकदमात दर्ज हुए थे। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ये क्या कैसे बोलेगा यार? अब हुआ नहीं सही तरीके से करो। नहीं भाई, नहीं भाई, आपने चीटिंग की है। पापा आपने चीटिंग की है। अब भले ही आउट हुआ है या नहीं हुआ है, अब आप मुझे बैठ देंगे। दिस इज नॉट फेयर। नहीं बिलाल, एक बॉल एक भी नहीं, एक बॉल। आप हमेशा ही बैटिंग ले रहे हैं। मैं भी तुम्हें एक ही बॉल में आउट कराऊंगा।
हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। देखो बेटा बिलाल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। जी बोले। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा से खुद बात करो और कहो कि तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते। देखो बेटा, ये बात तुम अपने पापा से कहोगे तो पापा को बुरा नहीं लगेगा, और वैसे भी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती बेटा। नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ ये ठीक है कि आप मेरी माँ हैं, मगर मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जवान बेटे तो माँ का सहारा होते हैं, और मैं ये समझ लूँ कि तुम मेरे पास इसलिए रहना नहीं चाहते कि तुम्हारे बाप जितनी दौलत मेरे पास नहीं है। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे माँ का प्यार भी मेरे पापा से मिला है, मैं पापा को नहीं छोड़ सकता। बिलाल, बिलाल। कहाँ तुम चले गए। मेरे सामने ब्लड रिपोर्ट आ गई है। वॉश बेसन से मिलने वाला ब्लड ना तो नजम फरीद के ब्लड ग्रुप से मैच हुआ और ना ही नदीम मुराद के। मैंने रिमांड के दौरान हर तरह से सख्ती करके देख ली, मगर दोनों अपने अपने एलिबाय पर कायम हैं। अगर दोनों मुल्जिमान में से कोई एक कातिल है तो ये भी तो हो सकता है कि इसने कत्ल खुद ना किया हो, किसी से करवाया हो। हम इसी हवाले से तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि ये केस अब डेड एंड की तरफ जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कातिल कौन है। इंस्पेक्टर साहब हिम्मत नहीं हारें, हमें अभी भी कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिल जाएगा। आप मकतूल के सेल फोन रिकॉर्ड को दोबारा चेक करवाएं, उसकी ईमेल अकाउंट्स वगैरह भी चेक करें, मकतूल का लैपटॉप या अगर कोई घर में उसके कंप्यूटर मौजूद है। इन्हीं डिवाइसेस में से कोई ना कोई ऐसा क्लू ज़रूर मिल जाएगा जो हमें कातिल तक पहुंचाएगा। बल्कि मकतूल के सेल फोन का रिकॉर्ड तो निकलवाया था, लेकिन सेल फोन पर कितनी ऐप्स हैं उसका डाटा तो नहीं निकला होगा ना। एक मरतबा मकतूल के सेल फोन को भी दोबारा चेक कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, मकतूल का सेल फोन अभी तक ऑन है या उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है? इसका तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो केस प्रॉपर्टी में जमा है। सही, आप केस प्रॉपर्टी से मकतूल का सेल फोन रिट्रीव करवाएं, फिर देखते हैं शायद उससे हमें कुछ हेल्प मिल जाए। 2015 में पाकिस्तान में कत्ल की कुल 13,276 वारदातें हुई। पंजाब में 5,953, सिंध में 3,252, खैबर पख्तूनख्वा में 3,184, बलोचिस्तान में 615, इस्लामाबाद में 144 और आज़ाद कश्मीर में कत्ल की कुल 77 वारदातें रिकॉर्ड हुई। नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक 2015 में मुल्क भर में 31,70,879 जराइम रिकॉर्ड हुए। इनमें 4,56,552 जराइम अफराद के खिलाफ और 6,11,852 जराइम जायदाद के हुसूल के खातिर रोनुमा हुए। योर ऑनर, मुल्जिमान नजम और नदीम के डीएनए फॉरेंसिक एविडेंस में पाए जाने वाले डीएनए से मैच नहीं किए तो हमारी इन्वेस्टिगेशन एक बंद गली में आ गई। हमारे पास कोई ऐसे शवाहिद और सबूत भी नहीं थे जिससे ये जाहिर हो कि मुल्जिमान में से किसी एक ने भी पैसे देकर ये वारदात किसी और शख्स से करवाई हो। और योर ऑनर, मकतूल के रिश्तेदारों, दोस्तों और अहबाब से भी दोबारा पूछगछ करने के बावजूद कोई और नया सस्पेक्ट भी सामने उभर कर नहीं आ रहा था। नए शवाहिद ढूंढने के लिए हमने पुराने सबूतों को एक मर्तबा फिर टटोला। मकतूल के सेल फोन की दोबारा जांच पड़ताल की गई कि शायद उसमें से कोई ऐसा मैसेज, ईमेल या फोन नंबर मिल जाए जो पहले हमारी आंखों से ओझल रहा हो। योर ऑनर, जब मकतूल का सेल फोन ऑन किया गया तो उसमें एक नया SMS आया। ये SMS इंटरनेट पर मौजूद एक शॉपिंग पोर्टल की वेबसाइट से आया था।
इस मैसेज में लिखा था कि आपके इश्तिहार के जवाब में एक नया बायर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, और इस मैसेज में उसका लिंक दिया गया था। जब उस लिंक को क्लिक किया गया तो वो लिंक जाकर खुला उस शॉपिंग वेबसाइट के इश्तिहार के इनबॉक्स में, वो इश्तिहार जो मकतूल ने अपनी एक कीमती घड़ी बेचने के लिए दिया था। योर ऑनर, इस मैसेज को जब खोला गया तो चैट में कुछ पुराने मैसेजेस भी मौजूद थे जो कुछ मुख्तलिफ बायर्स ने भेजे थे। उन बायर्स और मकतूल के दरमियान वो कॉन्वर्सेशंस मौजूद थी जो इस घड़ी की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक थी। वारदात के रोज एंग्री बर्ड नामी एक आईडी से एक मैसेज आया था कि वो मकतूल से ये कीमती घड़ी खरीदने का ख्वाहिशमंद है। इस घड़ी के लिए वो 3 लाख रुपए देने को तैयार था और उसने मकतूल से उसके घर का एड्रेस पूछा था। मकतूल कीमत पर निगोशिएट करने को तैयार था और उसने उस बायर को अपना एड्रेस भी फराहम कर दिया, और दोनों के दरमियान मकतूल के घर रात 10 बजे मीटिंग तय पाई। योर ऑनर, पुलिस ने इस आईडी का जब आईपी एड्रेस ट्रेस करवाया तो उस शख्स तक भी रसाई मिल गई जिसने ये मैसेज किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और दौरान तफ्तीश उसने इकरार जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, मैं मुल्जिम को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिम को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये मुल्जिम इरफान है और ये इंटरनेट की एक शॉपिंग साइट पर अपनी आईडी एंग्री बर्ड जाहिर करता रहा है। ये इंटरनेट की शॉपिंग साइट पर खरीदार बनकर लोगों से राब्ता करता था और फिर उन लोगों को लूट लेता था। और योर ऑनर, इस मर्तबा तो इसने जुर्म की इंतहा कर दी, इसने एक शख्स का कत्ल कर दिया। मकतूल वजाहत अली का कत्ल इसी ने किया है और इस बात का एतराफ़ उसने पुलिस के सामने भी कर दिया है। योर ऑनर, मुल्जिम का एतराफ़ी बयान अदालत में जमा करा दिया गया है। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को पहले कमजोर से शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया गया और बाद में इसके ऊपर बेदर्दी से तशद्दुद किया गया और इससे एतराफ़ जुर्म करवाया गया। योर ऑनर, मैं पुलिस के जालिमाना रवैये पर शदीद एहतजाज करता हूँ। मुल्जिम इरफान फराज, तमाम सबूत और शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं। बताओ तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? जज साहब, पुलिस ने बहुत मारा है जज साहब। मुझसे इनकी मार बर्दाश्त ना हो सकी तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने ये इतराफी बयान दिया है सर। सर, मुल्जिम झूठ बोल रहा है। जब हमने इसको गिरफ्तार किया था तो इसके जिस्म पर ये चोट के निशानात मौजूद थे और हमने इसका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जिसकी रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है, जिससे ये साबित होता है कि इसके जिस्म पर ये निशानात गिरफ्तारी से पहले के हैं। योर ऑनर, तशद्दुद हुआ है और बिल्कुल तशद्दुद हुआ है। मेरे क्लाइंट की कलाई और बाजू में मौजूद तशद्दुद के निशानात वाज़ेह देखे जा सकते हैं। अदालत को अपने निशानात दिखाओ। योर ऑनर, मेरा दावा है कि निशानात कल रात की मारपीट का नतीजा है। अगर अदालत चाहे तो किसी मेडिकल एक्सपर्ट से इसकी तस्दीक करवाई जा सकती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योर ऑनर, इंस्पेक्टर साहब अपना दामन बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। सर, मैं यहाँ कुछ मजीद हकाइक अदालत के सामने लाना चाहूंगा। ये सच है कि मेरे क्लाइंट ने एंग्री बर्ड के नाम से एक आईडी बनाई हुई है। ये भी सच है कि मेरे क्लाइंट ने मकतूल की कीमती घड़ी खरीदने में इंटरेस्ट शो किया था। और योर ऑनर, ये भी हकीकत है कि मेरे क्लाइंट को उस रोज मकतूल के घर जाना था, मगर अपने दोस्तों के साथ बनने वाले पिकनिक प्रोग्राम के नतीजे में मेरे क्लाइंट उनके घर ना जा सके और मेरे क्लाइंट उस रोज पिकनिक मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस चले गए। और इस बात की गवाही देने के लिए मेरे क्लाइंट के दोस्त इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। वकील साहब, मेरा ख्याल में अब आप अपना ड्रामा बंद कर दें। क्या आपको नहीं मालूम कि हमारे पास आपके क्लाइंट के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं? आप अदालत को बताएंगे कि अगर आपका क्लाइंट उस रोज जाए वारदात पर नहीं गया था तो फिर इसके ब्लड सैंपल्स जाए वारदात पर किस तरह पहुंचे? योर ऑनर, जाए वारदात से मिलने वाले ब्लड सैंपल का डीएनए मुल्जिम के ब्लड सैंपल से 100% मैच कर गया है। इसके बाद तो किसी शक की गुंजाइश ही नहीं बचती। और इसके अलावा योर ऑनर, पुलिस के सामने ये एतराफ़े जुर्म कर चुका है। मुल्जिम इरफान फराज, क्या तुम ये बात जानते हो कि अदालत में झूठ बोलना या अदालत को गुमराह करना भी एक जुर्म है?
अब सच सच बताओ कि तुमने ये जुर्म किया है या नहीं किया है। जज साहब, मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ जज साहब। उस रात मैं ही घड़ी का खरीदार बनकर वो जज साहब के बंगले पर गया था जज साहब, गया था। इरफान साहब, आप काफ़ी लेट नहीं आए? जी, मैं अपने काम से इसी वक्त ही फ्री होता हूँ। अच्छा, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं उस घड़ी में? क्या ख़रीदना चाहते हैं आप? रात के 10:30 बजे इतनी दूर से मैं आपके घर आया हूँ, तो जाहिर है मैं आपकी घड़ी में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन दोस्त, ऑफ़र बहुत कम लगाई आपने, कुछ कीमत तो बढ़ाएं। कलेक्टेबल है वो। अरे वो तो मैंने पिक्स देखकर आपको ऑफ़र दी थी। अगर मैं घड़ी देखूंगा तो हो सकता है मैं ऑफ़र बढ़ा दूँ। ज़रूर, ये लीजिए। एंकर देख लो अपनी क्लाइंट कैसी लगती है। ठीक है वजाहत साहब, थैंक यू सो मच। मैं चलूं? क्या मतलब मैं चलता हूँ? आपने कीमत कहाँ अदा करी है इसकी? कीमत अभी देता हूँ तुझे कीमत। लगता है तूने मुझे नहीं पहचाना। अगर मेरे पास है ना, रंग करके रख दूँ तुझे। क्या मतलब? तू मुझे मेरे ही घर में डराएगा चाकू से? हाँ हाँ, तुझे डराऊंगा, तुझे मार भी सकता हूँ। मैं बेरोजगार हूँ, मेरा कोई वली वारिस नहीं है जज साहब। ये सब मजबूरी की वजह से हुआ जज साहब। और मैं कातिल नहीं बनना चाहता था जज साहब, मैं कातिल नहीं बनना चाहता था जज साहब। मुझे माफ कर दे जज साहब, मुझ पर रहम करे जज साहब। मुझसे गलती हो गई जज साहब, मुझसे गलती हो गई। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि मेरे क्लाइंट कत्ल की नीयत से उस घर में दाखिल नहीं हुए थे। कत्ल एक महज इत्तेफाकिया हादसा है। वाह, क्या जस्टिफिकेशन दी है आपने वकील साहब। योर ऑनर, ये शख्स वहाँ खरीदारी करने नहीं गया था। इसने खुद कहा कि ये बेरोजगार है, इसके पास पैसे नहीं थे। योर ऑनर, जुर्म करने की नीयत से हथियार अपने साथ लेकर गया था ये उस घर में। इसका इरादा था कि किसी भी तरीके से ये वो कीमती घड़ी वहां से लेकर आएगा, चाहे इसके लिए उसे उस शख्स की जान क्यों ना लेनी पड़े, और इसने ऐसा ही किया। योर ऑनर, इस शख्स की क्रिमिनल मेंटालिटी है। पुलिस के सामने ये इस बात का भी एतराफ कर चुका है कि ये इससे पहले भी डकैती की नीयत से लोगों के घरों में घुसा और चोरी करके वहां से भागा है। योर ऑनर, ये एक हैबिचुअल और मफरूर क्रिमिनल है और वकील साहब इसको नाजायज तौर पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पेश किए गए शवाहिद, वकला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्ज़िम इरफान फराज के एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल वजाहत अली का कत्ल मुल्ज़िम इरफान फराज नहीं किया है। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत मुल्ज़िम इरफान फराज को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि दोनों मुल्ज़िमान नजम फरीद और नदीम मुराद को इस मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई कहानी पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv पर।